हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट को फटाफट और बारीकी से खत्म करने वाले हैं। तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सिखाने वाला है। तो इस प्लेट का साइन क्या हो गया मेरे भाई? इस प्लेट का साइन हो गया नेगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको दो तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसका डिटेल अभी आपको बता रहे हैं, तुरंत बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ट्रिक से सीख लेते हैं। जेई में भी पूछा गया है कि सॉल्ट ब्रिज लगने से जो सॉल्यूशन के आयंस है वो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से समझ लेना, अच्छे से। हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट को फटाफट और बारीकी से खत्म करने वाले हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन जो हमें सिखाएगा कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें डूबे हुए इलेक्ट्रोड के मास पर क्या फर्क पड़ता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लिए गए सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है। नाउ ये सेकंड क्वेश्चन आपको सिखाएगा सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में। तो इन दोनों क्वेश्चन को और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेने के बाद फिर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। तो इस सेशन में होने वाला है ये दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये सीरीज चल रही है 40 क्वेश्चंस की, उसमें आज ये दो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ खत्म होने वाला है। ये क्वेश्चन जो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन 40 क्वेश्चन के सीरीज में ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में सिखाने वाला है। और ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? इन द गिवन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या आपको यहां पे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना लिखता तो क्या आपको पहचान पता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहचान क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की पहचान है दो बर्तन का देना, दो कंटेनर का देना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो अलग अलग कंटेनर में इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं। तो यहां आपको दो कंटेनर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब कह रहा है कि ये जो दिया हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसको देख के बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जब हम इस वायर को इस पे टैप कराएंगे तो इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये बैटरी काम करने लगेगी, ये सेल काम करने लगेगा, ठीक है। जब ये सेल काम करने लगेगा तो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड मास ऑफ जिंक रॉड इंक्रीजेस। पता ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 इंक्रीज, लेकिन जिंक रॉड का मास डिक्रीज। Concentration of CaSO4 increase and mass of copper rod increase. Concentration of CaSO4 and mass of copper rod decrease. अब ये सब बताने के लिए हमें इसका थोड़ा सा फंक्शन समझना पड़ेगा और इसके फंक्शन को समझाने के लिए हमने छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स का सहारा लिया है जिससे आपको बहुत जबरदस्त क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का अधूरा सा स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। अब आप इसे कहेंगे सर ये अधूरा क्यों है? अधूरा इसलिए है क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाते, ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप ये सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाएंगे तब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन स्टार्ट नहीं होता। लेकिन ये अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो आप ये फील कर लो कि हाँ हमने यहां सॉल्ट ब्रिज लगा रखा है। क्लियर? नाउ अब सेकेंड पॉइंट। अब आपको यहां ये तो समझ में आ गया कि भाई दो अलग अलग कंटेनर दिए हुए हैं तो पक्का ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये भी क्लियर है। थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग करते क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग एक मेटल की रॉड को डिप करते हैं उसी के सॉल्यूशन में। जैसे यहां पे जिंक की रॉड हमने डिप किया है ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और जब जो मेटल आप लेते हैं उस मेटल का नाम और ये जो जिंक सल्फेट आपने जो सॉल्यूशन लिया है उसका जो मेटल है, ये दोनों देखो जिंक है, ये भी जिंक है। जब जब किसी भी मेटल की रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो जो रॉड है उसे तो आप इलेक्ट्रोड कहते ही हैं, लेकिन उसे हम कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या हुआ? एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन का मेटल और जो रॉड डिप किया है उसका मेटल, दोनों का मेटल अगर कॉमन हो तो उसे हम एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। और एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे फर्क पड़ेगा। यहां पे देखिए हमने कॉपर की रॉड को डुबा रखा है, किसमें? उसी के सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट। तो ये दोनों कॉमन है या नहीं है? दोनों कॉमन है, तो ये भी इलेक्ट्रोड क्या हुई? एक्टिव इलेक्ट्रोड हुई। इसका मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे पास दो हाफ सेल होता है। ये बाएं हाथ पे लेफ्ट हाफ सेल है तो इसे हम लेफ्ट हाफ सेल कहते हैं, और ये दाएं हाथ पे है, राइट साइड में है, तो इसे राइट हाफ सेल कहते हैं। क्लियर हुआ? लेफ्ट हाफ सेल का फंक्शन अलग होता है, राइट हाफ सेल का फंक्शन अलग होता है। ये था आपका पांचवा पॉइंट। अब छठा पॉइंट क्या है?
छठा पॉइंट ये है कि भाई जब लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल को एक्सटर्नल वायर यानी कि एक्सटर्नल वायर और सॉल्ट बेस ये सब लगा होगा देते हैं, तो ये जब दो हाफ सेल लेफ्ट और राइट इन दोनों का आप असेंबल कर देते हैं एक्सटर्नल वायर से और सॉल्ट बेस लगा करके, तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। क्लियर? तो यहां पर क्या है कि कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फंक्शन को समझने के लिए हमें लेफ्ट हाफ सेल में क्या हो रहा है वो समझना पड़ेगा और राइट हाफ सेल में क्या हो रहा है वो भी समझना पड़ेगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं स्टार्टिंग की। जिस समय हमने जस्ट मेटल की रॉड को सिर्फ डुबाया हुआ था, तो इसमें क्या क्या है, इस बर्तन में क्या क्या है? एक जिंक की रॉड डूबी हुई है और साथ में जिंक का एक सोल्यूशन है। स्टार्टिंग में ये रॉड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है, तो यहां क्या है कि जो जितना ये Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। स्टार्टिंग की बात है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जो सोल्यूशन हमने ये ले रखा है, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देख सकते हैं आप क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि स्टार्टिंग में Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन और सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है। अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, यहां पे हो सकता है कि ये जिंक गल गल के इसमें जाने लगे, तो Zn+2 यहां बढ़ने लगेगा, जिससे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ने लगेगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, ये लोग अभी कुछ पार्टिसिपेट करना स्टार्ट ये अभी किए नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये भी सोल्यूशन शांत है, इसमें दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, तो इनिशियली जो हमारे पास सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसी तरह इसमें जस्ट कॉपर की रॉड डूबी हुई है, अभी फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो उस केस में क्या है कि इसका कंसंट्रेशन और उसका कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए हमने यहां लिखा न्यूट्रल। आइए अब आगे का फंक्शन समझते हैं। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक स्टेप आगे, और ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अभी आपने लेफ्ट साइड वाले कंटेनर को आपने बोला है लेफ्ट हाफ सेल और राइट साइड वाले कंटेनर को आपने बोला है राइट हाफ सेल। अब आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट साइड में जो भी कंटेनर होता है, उस कंटेनर में जो भी मेटल होगा उसका आपको कराना है ऑक्सीडेशन। तो लेफ्ट साइड में जो भी मेटल होगा उसका कराओगे ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में जो भी मेटल होगा उसका कराओगे रिडक्शन। आप इसको दो तरीके से तैयार कर सकते हैं और इसका डिटेल अभी आपको बता रहे हैं, तुरंत बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ट्रिक से सीख लेते हैं। इसका नाम क्या लिखा, राइट हाफ सेल, तो आर का मतलब याद रखिएगा रिडक्शन। तो राइट हाफ सेल, राइट वाले कंटेनर में जो भी मेटल होगा उसको आपको कराना है रिडक्शन, और जहां कहीं भी रिडक्शन होता है वो जो प्लेट है, जैसे ये कॉपर की रॉड है, ये किसका काम करेगी, कैथोड का। क्लियर? या तो आप ऐसे समझ लेना, ठीक है भाई। तो अगर आप ऐसे समझते हो तो राइट साइड में जो कुछ भी हो रहा हो उसका उल्टा आपको इधर बोलना है। तो इधर क्या होगा, जिंक रॉड का क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। और दिमाग में बैठा लो, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जहां जहां ऑक्सीडेशन होगा या जिस प्लेट का ऑक्सीडेशन होगा उस प्लेट का नाम पड़ेगा एनोड। क्या नाम पड़ेगा, एनोड। या तो आप ऐसे तैयारी कर लो, या तो दूसरा तरीका है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप तैयार कर लीजिए LOAN, लोन, ये तैयार कर लो, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका अभी आपको सिखाने जा रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट है। तो दूसरा तरीका है लोन तैयार कर लो। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन का मतलब क्या हुआ, लोन का मतलब हुआ कि जो लेफ्ट साइड में जो कोई भी है, जो भी मेटल है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रोड है उसका होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा वो प्लेट कहलाएगी एनोड, और उसका साइन होगा नेगेटिव। या तो आप ये लोन तैयार कर लो, ठीक है भाई। तो हमें यहां से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इस साइड होगा उसका ऑक्सीडेशन कराना है और जो इस साइड होगा उसका रिडक्शन कराना है। आइए अब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ, एनोड कैसे बोल रहे हैं, कैसे हुआ ऑक्सीडेशन, और कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा। अब जब हम जान चुके हैं कि जो भी लेफ्ट हाफ सेल में होगा उसका ऑक्सीडेशन होना है, और जो भी मेटल रॉड इलेक्ट्रोड राइट हाफ सेल में होगा उसका क्या होना है, रिडक्शन होना है, तो ये पता चल गया। तो हमें पता चल चुका है कि जिंक का यहां पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। चलिए भाई, और अगर जिस चीज का ऑक्सीडेशन, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड की तरह काम करती है, तो इसका नामकरण भी हो गया, इस प्लेट का नाम क्या होगा, एनोड। अब आपको जो सबसे बारीक बात समझनी है वो क्या समझनी है, उसको ध्यान से समझिए। ऑक्सीडेशन जब भी आपकी जुबान पे आए तो आपको समझना है इसका मतलब डिसॉल्व। क्या मतलब समझना है, डिसॉल्व। और इस डिसॉल्व का मतलब आपको समझना है टूटना। क्या समझना है, टूटना। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेटल की रॉड ये यहां जाके डिसॉल्व हो रही है, तो इसका मतलब आपको समझना है कि मेटल की रॉड टूट टूट के सॉल्यूशन में गिरती जा रही है।
क्लियर? आपको ये समझना है। तो जब आपको पता चल गया है कि भाई ऑक्सीडेशन है, तो आपको डिसॉल्व बोलना है, खुलेआम डिसॉल्व बोलना है। इसका मतलब ये मेटल की रॉड टूट टूट के सॉल्यूशन में गिरेगी। अच्छा, अब जिंक ऑक्सीडाइज कैसे होता है, उसकी रिएक्शन तो आपको पता ही है। जिंक ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Zn+2 और +2 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला ये ऑक्सीडेशन हो रहा है? अरे भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन होता है। या दूसरा तरीका क्या है, जिंक का अभी, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ठीक है, ये जिंक का अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, और अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, उसकी खोपड़ी पर चार्ज। तो अभी +2 है और पहले क्या था, 0 था। अभी देखिए इस प्रोसेस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, और जब कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां यह भी कंफर्म हो गया कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब अब आपको कैसे समझना है, एकदम ध्यान से देखना। जब हमने इस जिंक के रॉड को इस कंटेनर के सॉल्यूशन में डिप किया तो जिंक की रॉड ऑक्सीडाइज होके इस तरह हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Zn+2। मतलब ये जिंक की रॉड, ये जो जिंक का रॉड है, ये इसकी हालत अब ऐसी हो चुकी है, 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2 ऑक्सीडाइज होके, 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन Zn+2, कई इलेक्ट्रॉन कई Zn+2 बने होंगे। अभी अभी मैंने आपको बोला ना कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, टूट टूट के इसमें गिरने लगेगा। तो ये देखिए, मान लीजिए कि रॉड ऐसे टूट गई, ऐसे, ये रॉड ऐसे टूट गई। अगर ये रॉड इतनी गल करके निकल गई, मतलब कितना गला, इतना, ये रॉड इतना गल के इसमें चला गया, तो इसका मतलब इस प्लेट पे बताओ क्या है। ध्यान से बोलना, एक एक आंसर, बहुत आराम से। कुछ Zn+2 गिर गिर के इसमें चले गए, तो इस प्लेट पर Zn+2 का कंसंट्रेशन कम है और सॉल्यूशन में Zn+2 की संख्या बढ़ गई। इस तरह सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कौन बना रहा था, Zn+2 आयन बना रहा था और सल्फेट आयन बना रहा था। ये दोनों बढ़ जाते तो भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता, एक भी बढ़ जाए तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। और ये क्यों हुआ, ऑक्सीडेशन की वजह से, क्योंकि कुछ प्लेट टूट टूट के इसमें चले गए, किस फॉर्म में, Zn+2 के फॉर्म में। अब देखिए इस प्लेट पर बचा क्या, इस प्लेट पे बचे हैं कुछ Zn+2 जो आगे और टूट के उसमें गिरेंगे, और बच गया इलेक्ट्रॉन। क्या बच गया, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बच गए, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन बच गए, तो इस प्लेट का साइन क्या हो गया मेरे भाई, इस प्लेट का साइन हो गया निगेटिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये निगेटिव हो गया। और उसके बाद जब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन को एक हम एक्सटर्नल वायर देंगे, ये जो एक्सटर्नल वायर है ना, ये भी जिंक का ही है, कहीं कॉपर और एल्युमिनियम का या किसी मैग्नीशियम इन सब का वायर मत रख लेना, वरना ये सेटअप खराब हो जाएगा। तो ये जो पीला वाला वायर देख रहे हो येलो कलर का, ये भी जिंक का ही वायर है। तो इसे जब वायर मिला तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो होके एक्सटर्नल वायर से इधर जाने लगी कॉपर की तरफ। क्लियर हुआ? तो प्लेट क्यों नेगेटिव हुआ ये समझ गए, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड कहते हैं ये समझ गए, और यहां पर क्या क्या हुआ ये चीज समझ लो कि ये जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया क्योंकि ये टूट टूट के गिरे हैं। और तीसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट की ही नहीं, मेटल की रॉड टूट टूट के इसमें गिर गई, तो पहले मेटल की रॉड मान लीजिए 1 किलो की रॉड थी, अब तो कुछ टूट टूट के गिर गए, उसमें गिर गए, तो अब कितना बचा, ½ kg बचा। तो मास क्या हुआ, मास जिंक रॉड का मास क्या हुआ, ये मास डिक्रीज हो गया। क्लियर हुआ? अब इसकी बात करते हैं, चलिए फटाफट अब देख लेते हैं कि राइट हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसका क्या हाल हुआ। यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज होकर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस कॉपर रॉड तक पहुंचे। तो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाके बैठ गए, यहां पे पहुंच रहे होंगे, वहां से पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब ये पहुंच रहे हैं तो क्या हुआ, यहां पे आपने सोल्यूशन किसका लिया था, CuSO4 का सोल्यूशन लिया था, CuSO4 का सोल्यूशन था। इसका मतलब यहां पे इस सोल्यूशन में Cu+2 और सल्फेट आयन के आयन जो हैं, Cu+2 और सल्फेट आयन ये तैर रहे होंगे। तभी यहां पे Cu+2 को दिख गया इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन दिखा, तो भाई आप भी जानते हैं प्लस माइनस का रिएक्शन फटाफट होता है, तो Cu+2 को जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिखा, Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में। तो इस तरह यहां पे क्या हो रहा है, Cu+2 +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। जो आयन के फॉर्म में होता है उसे आप क्या बोलते हैं, एक्वस, और जो बिना आयन के फॉर्म में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉलिड। एक बात समझ लीजिएगा, यहां पे
अभी आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे इस तरीके से काम क्यों हुआ, ध्यान से समझो। जैसे जिंक की रॉड को जब हमने इसके सोल्यूशन में डिप किया था तो ये टूट रहा था, ठीक है। उसी तरह कॉपर को भी जब हमने इसके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया था तो ये भी टूटने की ही तैयारी कर रहा था, लेकिन इसके टूटने से पहले ही क्या हुआ, प्लस माइनस का रिएक्शन हो गया। Cu+2 इसके ऊपर जा जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होने लगा, कॉपर में। इस तरह क्या हुआ है कि ये जो ब्लू कलर का आपको सोल्यूशन दिख रहा है, इसके सारे Cu+2 जाके उस पे जाने लगे, और जब उस पे जाने लगे सारे Cu+2 वहां जाके डिपॉजिट होने लगे। क्या होने लगे, डिपॉजिट। क्यों होने लगे डिपॉजिट, वही इलेक्ट्रॉन के चक्कर में। और जैसे ही वो Cu+2 उस पे डिपॉजिट होने लगा और वो रिड्यूस होके क्या बन गया, कॉपर बन गया। ये डिपॉजिट होने लगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिपॉजिट का मतलब आज से याद रखेंगे रिडक्शन, और जहां रिडक्शन होता है उसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। तो आज से ये प्लेट हो गई कैथोड। अब समझिए इसके साइन के बारे में कैसे समझे, ध्यान से देखना भाई। सारे Cu+2 सॉल्यूशन के मैक्सिमम Cu+2 उधर चले गए। जब उधर चले गए तो इसका मतलब ये भी तो समझ सकते हो यार कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। भाई Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन टेक किया तो ये भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ गया तो ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट हो गई कि नहीं होगी, ये भी तो बोल सकते हो। क्लियर। अब दो बातें यहां से समझनी है, ठीक है, और ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए सोल्यूशन के जो Cu+2 थे वो तो भाई डिपॉजिट हो गए, और जब Cu+2 डिपॉजिट हुआ तो Cu+2 ने कॉपर की प्लेट पे 2 इलेक्ट्रॉन लिया और नए कॉपर बनाने लगा, यानी कॉपर की प्लेट मोटी हो गई, दिखाई दे रही है, कॉपर की प्लेट मोटी हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मान लीजिए कॉपर हमने 1 किलो खरीद के लाया था, अब इसका वेट हो गया 1.5 किलो के आसपास। क्लियर हुआ, क्योंकि ये इसके ऊपर Cu+2 इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगा, तो अब नया कॉपर बनने लगा। जब मेटल के ऊपर मेटल चढ़ाया जाता है तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, और यहां इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही हो रहा है। तो इसका हो गया, पता चल गया कि इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया है। कॉपर का मास क्या हो गया, बढ़ गया है। कॉपर का मास बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सोल्यूशन में क्या क्या थे, Cu+2 थे और सल्फेट आयन थे। स्टार्टिंग में क्या थे, ये न्यूट्रल थे, लेकिन इसमें से Cu+2 तो चले गए वहां। अब सोल्यूशन के अंदर Cu+2, पहले स्टार्टिंग में क्या था, Cu+2 का कंसंट्रेशन सल्फेट आयन के कंसंट्रेशन के बराबर था, मतलब दोनों लोग बराबर थे। अब बाद में क्या हुआ, कुछ Cu+2 तो भाग गए उधर, तो इस तरह Cu+2 आयन का कंसंट्रेशन घट गया, और जब इस आयन का कंसंट्रेशन घट गया तो पूरे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। पूरे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, डिक्रीज। एक भी आयन का कंसंट्रेशन घटा तो इसका मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया। इस आयन का कंसंट्रेशन क्यों घटा, क्योंकि वो सोल्यूशन को छोड़ के कहां डिपॉजिट हो गया, कॉपर प्लेट पे, और इस तरह बेचारा सल्फेट आयन यहां तनहा बैठा रहा, और अकेले बैठा रहा, इसमें Cu+2 की संख्या कम हो गई, इसलिए CuSO4 का कंसंट्रेशन घट गया। तो राइट साइड में क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है और कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का घट रहा है। ये था टू द पॉइंट बातें। और यहां Cu+2 जा रहा था, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, इसलिए वो प्लेट हो गई पॉजिटिव। और यहां पर आपको पता चल गया है कि जहां भी रिडक्शन होगा उसका मतलब होगा डिपॉजिट होगा, और जहां रिडक्शन होगा उसे हम कैथोड कहेंगे, और प्लेट क्या होगी, पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहां गया, क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को अब आप समझ लीजिए। फटाफट हो गया, भैया तुम तो गल गए थे और तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ गया था, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया था और इसका मास घट गया था। क्लियर। और यहां क्या हुआ था, नया कॉपर बना था, तो मास क्या हो गया, इसका बढ़ गया, और इसका Cu+2 वहां भाग गया था, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, घट गया। क्लियर। अब ऑप्शन रीड करते हैं, टिक लगाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 और जिंक रॉड दोनों का मास बढ़ गया, नहीं भाई, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और इसका मास बढ़ गया, नहीं, इसका तो मास घट रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें कह रहा है कि जिंक सल्फेट का मतलब ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, या तो जिंक सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है भाई, जिंक सल्फेट ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया एंड जिंक रॉड का मास घट गया। बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, मास घट रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। अब सी ऑप्शन पे भी चल लेते हैं। कॉपर CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, यहां तो कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और ये कह रहा है कि CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन और मास दोनों ही घट गया। अरे भाई, कॉन्सेंट्रेशन तो घट रहा है लेकिन मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस तरीके से
आप किसी भी सोल्यूशन का और किसी भी रॉड की बातें कर सकते हैं। लास्ट में चलते चलते याद रखना है आपको कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में ऑक्सीडेशन करना है मतलब गलाना है और राइट में रिडक्शन कराना है मतलब बनाना है। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं अगले फंक्शन पे। हम लोग सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन को जानते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्ट ब्रिज भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं कि बिना सॉल्ट ब्रिज के ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम क्यों नहीं करती है। क्लियर? तो ये देखिए यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। यहां पे जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 में टूट के Zn+2 में जा रहा था। क्लियर? अब आप खुद बताइए यहां पे कौन बैठा था? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? और Zn+2 तो यहां आ गया। जब Zn+2 आ गया तो सोल्यूशन में Zn+2 बढ़ गया यानी प्लस चार्ज बढ़ गया तो सोल्यूशन आपका कैसा हो गया? पॉजिटिव। और रॉड कैसा है? नेगेटिव, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन है जो अभी वहां से वहां जाने वाले हैं। क्लियर? इतना काम हुआ था। यहां क्या हुआ था? यहां पे पॉजिटिव आयन तो उधर कूद के चला गया था और इस ब्लू कलर के सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचा? नेगेटिव आयन बचा है। तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और ऊपर से यहां से इलेक्ट्रॉन गया है और वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा है। तो अब आप बताइए लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इस वायर से उधर नहीं जाएगा तब तक इसका फंक्शन शुरू नहीं होगा, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन होगा तभी रिडक्शन होगा, या रिडक्शन तभी होता है जब कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अकेले अकेले कभी नहीं हो सकते। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा तो उधर का फंक्शन शुरू नहीं होगा, और जब इधर का फंक्शन नहीं शुरू होगा तो ये बैटरी, ये सेल काम करेगी नहीं। तो इसके लिए अब हम क्या करें? क्या करें उसको समझिए। क्या करना है? हमें सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करना है। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड यू ट्यूब जैसा होता है, उल्टा एक यू शेप का एक ट्यूब होता है जिसके अंदर सॉल्ट भरे होते हैं सेमी लिक्विड फॉर्म में। जैसे हमने यूज कर लिया मान लीजिए KNO3, ठीक, NaNO3, ये सब हो गए, ठीक, KCl, ये सब यूज कर लिया। इनसे क्या हुआ कि मान लीजिए कि जैसे यहां क्या यूज किया, देखो NaNO3। अगर आपने NaNO3 यूज किया तो इसका मतलब आपके पास दो आयन हैं इस तरीके से, Na+ और NO3-। अब यहां देखिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन था वो इस प्लस के प्यार के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहा था। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा कि इस प्लस चार्ज को मारने के लिए, मतलब कम करने के लिए, वो अपने अंदर से NO3- भेज देगा। यहां देखो ये जो नाइट्रेट है NO3 अपनी खोपड़ी पे क्या लेके आ रहा है? माइनस, और वो माइनस आके इस प्लस को मार देगा, बैलेंस कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो वो माइनस इसको न्यूट्रल कर दिया, और जैसे ये न्यूट्रल हुआ वैसे इलेक्ट्रॉन इधर गया, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ने वाला कोई नहीं है। तो इस तरह सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्लियर? अब इधर देखो माइनस, ये माइनस उस इलेक्ट्रॉन को उतरने ही नहीं दे रहा है इस घर में, ये माइनस वहां से रिपेल कर रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर से कौन आया? Na+ आने का मतलब प्लस आया, वो प्लस इस माइनस को न्यूट्रलाइज कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। अब यहां कोई है ही नहीं डांटने वाला उसको, तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली आ गया। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देख सकते हैं आप, यहां से NO3- आ गया इसको बैलेंस करने के लिए, और यहां से Na+ आ गया इसको बैलेंस करने के लिए। अब आगे का इसका फंक्शन समझते हैं फटाफट। अब तो आपको फाइनली सॉल्ट ब्रिज की अहमियत समझ में आ गई होगी, और ये क्वेश्चन देखो क्या है, और इसके बाद फिर फंक्शन सीख लेंगे इनके। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। इफ अ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव बिटवीन द हाफ सेल, अगर दो हाफ सेल के बीच जो सॉल्ट ब्रिज है उसको हटा लिया जाए तो वोल्टेज का क्या होगा? अरे भैया अब आप अच्छे से आंसर दे सकते हैं, बहुत अच्छे से। ये देखिए यहां Zn से कौन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन जा रहा था। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाएगा तो ये बैटरी काम नहीं करेगी, क्योंकि यहां प्लस साइन उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुआ है। क्लियर? तो सॉल्ट ब्रिज अगर हटा लोगे तो ये प्लस साइन उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा, और जब वो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगी, तो बैटरी काम ही नहीं करेगी। अभी भी देखो 0 वोल्ट दिखा रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज अगर नहीं लगा है मेरे भाई तो फिर ये बैटरी काम नहीं करेगी, यानी पोटेंशियोमीटर में, वोल्ट मीटर में हमें कोई फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो सॉल्ट ब्रिज हटाओगे बैटरी काम नहीं करेगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। अब समझ लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में। ये फटाफट इसको समझते हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं कि भाई इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, उल्टा यू ट्यूब जैसा होता है, और उसके अंदर में पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, जैसे KCl हो गया, KNO3 हो गया, फलाना डिमाका, इस तरह की चीजें भरी जाती हैं, उसे हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक है भाई। अब सॉल्ट ब्रिज में दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख रखा है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझना है, बस ये 4 लाइन पहले पढ़ लो। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इट कंप्लीट द इंटरनल सर्किट ऑफ द सेल। अभी आपने देखा था यहां पे, ये जो है बिना इसके
क्या बिना सॉल्ट ब्रिज के ये सर्किट कंप्लीट है? नहीं, क्योंकि कोई फ्लो वगैरह नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये पूरा इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर है आपका कि ये जो है कंप्लीट हो रहा है इंटरनल सर्किट। दूसरा, इट मेंटेन्स चार्ज न्यूट्रलिटी। आपने देख लिया अभी यहां पे आके कि इसको बैलेंस करने के लिए इसने क्या छोड़ा था, यहां से NO3 माइनस छोड़ा था, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखता है, ये भी सीख लिया। इट प्रिवेंट्स बोथ सॉल्यूशन फ्रॉम मिक्सिंग। अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन का भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर वो बेकार वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी। तो यही बचाता है कौन? आपका सॉल्ट ब्रिज इस काम से रोकता है, मिक्सिंग नहीं हो पाती है, आयंस का डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। ये जेई में भी पूछा गया है कि सॉल्ट ब्रिज लगने से जो सोल्यूशन के आयंस है वो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में डिफ्यूज नहीं होते, ठीक है। और अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं हुआ, उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं किया, तो वो अपने आप की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में भागने लगेंगे। तो इस सॉल्ट ब्रिज का फायदा यह है कि दोनों सॉल्यूशन के आयंस आपस में मिक्स नहीं हो पाते। अगला है, इट मिनिमाइजेस लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। यहां पे देखो, ये जंक्शन पोटेंशियल ही था, ये जो प्लस साइन था ना, इस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने दे रहा था, ये जंक्शन पोटेंशियल ही था, और इस जंक्शन पोटेंशियल को ये कम करता है क्योंकि इनकी वजह से ये नहीं जा पा रहा था। तो अब ऊपर से जब आपने NO3 माइनस यानी कि माइनस साइन फेंका था तो ये मर गया था, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ था और ये इलेक्ट्रॉन जा पाया, तो ये जंक्शन पोटेंशियल कम हुआ है। क्लियर? इसी को बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल। अब आगे बढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से समझ लेना, अच्छे से। पहले जरा सा ये वाला सीखते हैं, वाई KCl हैज बीन यूज्ड, और एग्जाम में आया वाई KNO3 यूज्ड, ये आया। जरा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए ताकि अच्छे से समझ जाओ। यहां देखो भाई, हम उन्हीं सॉल्ट को इस्तेमाल करेंगे सॉल्ट ब्रिज के अंदर जिसमें आयंस की मोबिलिटी, आयंस के इधर उधर भागने की स्पीड क्या हो? बराबर हो। इनकी आयनिक मोबिलिटी यही ऑप्शन बन के आता है। आयनिक मोबिलिटी क्या है? सेम है। आयनिक मोबिलिटी सेम है, मतलब स्पीड सेम है इधर उधर भागने की। हम सॉल्ट ब्रिज में उन्हीं सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे जिनके आयंस की आयनिक मोबिलिटी क्या हो? आयनिक मोबिलिटी सेम हो, मतलब इधर उधर भागने की स्पीड सेम हो। मतलब क्या हम ये यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की आयनिक मोबिलिटी इधर उधर भागने की स्पीड सेम होती है। क्या हम KCl यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके और इसके इधर उधर भागने की स्पीड सेम होती है। क्या हम KNO3 यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी स्पीड इधर उधर भागने की सेम होती है। तो हम उसी तरह के सॉल्ट को सॉल्ट ब्रिज में इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? बिकॉज K प्लस, या कह रहे हैं ना वाई KCl हैज बीन यूज्ड। KCl आप क्यों यूज करते हैं? यही आंसर इसका बन सकता है। KNO3 क्यों यूज करते हैं? तो आप कहेंगे इन दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? सेम होती है, इसलिए यूज करते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन KCl कैन बी यूज्ड, सॉरी कैन नॉट बी यूज्ड। KCl कब यूज हम नहीं कर सकते? एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दिया, ठीक, अभी तक तो आपने ZnO कॉपर लिया था, बड़ी अच्छी बात थी। अगर आप Ag ले लिए, सपोज यहाँ पे Ag ले लिए, तो क्या होगा? ये Ag भाई साहब Ag प्लस में बन जाएंगे, ठीक। और आपने यहां सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये बन गया आपका सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज में अगर आपने KCl यूज कर लिया तो देखिए इस प्लस साइन को शांत करने कौन आएगा वहां से? Cl माइनस। और जैसे Cl माइनस इसके अंदर आएगा तो वो Ag प्लस से मिलकर Cl माइनस मिलकर क्या बना देगा? AgCl का व्हाइट PPT। क्या बना देगा? व्हाइट PPT। PPT मतलब सॉलिड। जब व्हाइट PPT बन जाएगा तो ये देखो व्हाइट कलर का कहां बनेगा? जैसे ही Cl माइनस निकलेगा, और ये वैसे भी इसमें डूबा हुआ है, तो यही मुंह पर Ag प्लस भी है, यहीं पे इसी के मुंह पर इसकी रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ PPT बन जाएगा, ठोस बन जाएगा, जिससे क्या हुआ? सॉल्ट ब्रिज का मुंह ब्लॉक हो गया। और जब जो मुंह है वो ब्लॉक हो गया तो क्या फर्दर और Cl माइनस आ पाएगा इसके अंदर? नहीं आ पाएगा। इस तरह इसका मुंह जो है बंद हो जाएगा तो Cl माइनस नहीं आ पाएगा। इसलिए कभी भी आपके कंटेनर में Ag प्लस Cu प्लस Hg प्लस 2 और Pb प्लस का, ये Pb प्लस 2 का, ये हटा दो यहां से, Pb प्लस 2 का सोल्यूशन अगर आपके पास रहा किसी भी कंटेनर में, तो भैया वहां KCl यूज नहीं करना, क्योंकि Cl जाएगा इन लोगों के साथ मिलके PPT बना देगा। इस तरह सॉल्ट ब्रिज का मुंह बंद हो जाएगा, फर्दर फिर और Cl माइनस इधर नहीं आ पाएगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरी तरीके से मेंटेन नहीं हो पाएगी, तो इसलिए बैटरी काम नहीं करेगी। तो कृपया इन तरह के सॉल्ट सोल्यूशन में KCl का इस्तेमाल ना करें। तो ये था आज का सेशन, जिसमें एक एक बात आपको बता दी गई है। एक बार इस सेशन को अच्छे से कॉपी में नोट करना है, फिर कोई भी क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानेंगे।